हेलो एवरीवन। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग जो है साउंड के बारे में पढ़ाई किए थे कि साउंड क्या होता है। साउंड को प्रोपोगेट दैट मीन्स ट्रैवल होने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, साउंड का सोर्स क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ाई किए थे। और हम लोग इसमें से एक पॉइंट पढ़े थे कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अगर कोई मेरा लास्ट वीडियो अगर अच्छे से देखा होगा तो ये दो क्वेश्चन का आंसर वो खुद से लिख सकता था। उसमें हम बताए थे कि सन में हर वक्त एक्सप्लोशन होता है, एक रिएक्शन होता है जिसका वजह से बहुत ज़ोर ज़ोर का आवाज़ सुनाई देता है, बट वो आवाज़ अर्थ तक नहीं आता है। हम लोगों को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है सन का। सन से तो सिर्फ लाइट दिख आ रहा है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, जबकि उसमें हर वक्त एक्सप्लोशन हो रहा है। द रीज़न क्या है कि हमको नहीं आ रहा है आवाज़? इसका पीछे रीज़न ये है कि सन और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस या वैक्यूम बोलते हैं, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। देयर आर नो मीडियम, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। और साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए, मतलब ट्रैवल करने के लिए, उसको सब मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, सब मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, कुछ मीडियम तो होना चाहिए। इसलिए हमको कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह देखो, इसमें एक क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉट कैन नॉट टॉक टू ईच अदर इन स्पेस। मतलब दो एस्ट्रोनॉट जो चला गया स्पेस पे, वो लोग दूसरे से बात नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देयर आर नो मीडियम इन स्पेस। ये स्पेस है, हम मून के लिए भी इसी में बना दिए हैं। तुम लोग समझ के अपने से आंसर दोनों का बना लेना, बस रीज़न दोनों के लिए सेम रहेगा, बट थोड़ा सा सेंटेंस अपने से समझ के लिखना है। कैसे बनाओ? लिखोगी एस्ट्रोनॉट कैन नॉट टॉक ईच अदर इन स्पेस बिकॉज दे आर नो मीडियम इन स्पेस। सो साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट as the sound required some material medium for propagation। ठीक है, साउंड जो है वो प्रोपोगेट ही नहीं करेगा। सब क्यों? साउंड प्रोपोगेट होने के लिए सब मटेरियल मीडियम का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग दो एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बात, मतलब एक बोलेगा लेकिन अगला सुन नहीं पाएगा, उसके उस तक आवाज नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आ रहा? नंबर टू क्वेश्चन का भी रीजन वही है, बस तुम लोग को अच्छे से बना के लिख लेना है कि अ बॉम्ब एक्सप्लोशन ऑन मून कैन नॉट बी हर्ड। एक जाके मून में एक बॉम्ब जो को एक्सप्लोड कर दिए, लेकिन उसका एक्सप्लोशन का जो साउंड है वो हमको सुनाई नहीं देगा। क्या? देयर अ बॉम्ब एक्सप्लोशन ऑन द मून कैन नॉट बी हर्ड बिकॉज देयर आर नो मीडियम इन मून, इन द moon. So sound cannot propagate as the sound required some material medium for propagation। ठीक है, साउंड प्रोपोगेट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? साउंड रिक्वायर्ड सम मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। समझ में आया कि नहीं? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हम पहले भी बता चुके थे, इसीलिए बोलते हैं तो फिजिक्स का जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको अच्छे से समझ समझ के देखना, समझ समझ के सुनना। ठीक है, हम सब चीज़ पढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखो, रीज़न एक होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1000 होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो क्वेश्चन को मत देखो, रीज़न को समझो। समझ में आए कि नहीं? ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है सही से। देखो, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सम्स है, वो उसमें हम लोग बाद में आएंगे, उससे पहले कुछ टॉपिक पढ़ाना होगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू साउंड्स पढ़े थे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, और हम डायग्राम में बना बना के दिखाए थे कि एम्पलीट्यूड कहाँ बनता है। तुम लोगों का एक क्वेश्चन है डायग्राम वाला, वो तुम लोग खुद से कर लोगे अगर वीडियो को सही से देखी होगी तो। फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, हम सब डायग्राम के थ्रू, डायग्राम सामने रख के हम सब जो है एक्सप्लेन किए हैं। समझ में आए कि नहीं? ठीक है, तुम लोग खुद से ट्राई करो, करके हमको व्हाट्सएप करना, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट हम लोग वहीं तक पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन, आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी।
ठीक है, आज हम लोग जो है एक रिलेशन को ड्राइव करेंगे। एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी आता है, और नहीं भी आएगा तो जो फॉर्मूला हम लोग अभी बनाएंगे उस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स बनेगा। जैसे न्यूमेरिकल्स है ना तुम्हारे लोग का क्वेश्चन में, तो वो न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला से बनेगा, लेकिन पहले इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। डेरिवेशन भी आता है, समझ में आया? लेट अ वेव, a sound wave of velocity b v, ठीक है, let a sound wave of velocity v propagate in a medium, propagate in a medium with a wavelength lambda। कितना वेवलेंथ के साथ प्रोपोगेट कर रहा है? लैम्डा वेवलेंथ के साथ प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। if it completes n vibration in 1 second, so अगर वो 1 सेकेंड में n नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन याद है? नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होता है वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मतलब ये n वाइब्रेशन ही मेरा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी n हो जाएगा। समझ? अगर यहाँ 2 सेकेंड बोल देता तब मेरा फ्रीक्वेंसी n नहीं होता, तब तो हमको 1 सेकेंड के लिए निकालना पड़ता। 1 सेकेंड में जो कंप्लीट वाइब्रेशन होता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या इस चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है? इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है न्यूमेरिकल्स टाइप में। तो 1 सेकेंड का तो हम यहाँ लेट किए थे n वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। नाउ हम लोग जानते हैं ना एक फॉर्मूला क्या होता है, बोलो तो? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है, वेवलेंथ कितना है? लैम्डा है, ठीक है। स्पीड तुम्हारा कितना है बोलो तो? स्पीड मेरा है v, और टाइम यहाँ मेरा हो जाता है मेरा टाइम पीरियड। टाइम क्या हो जाता है मेरा? टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। टाइम मतलब मेरा टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू वी, अभी हम लोग जानते हैं ना, याद है हम लोग पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू 1/n हो गया। तो हम टाइम पीरियड के में क्या लिखेंगे? 1/n। देयरफॉर v इज इक्वल टू n को क्रॉस मल्टीप्लाई करो n लैम्डा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। मतलब वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। v पे वेलोसिटी होता है, n से फ्रीक्वेंसी होता है, और लैम्डा से वेवलेंथ होता है। अगर हमको क्वेश्चन में टाइम पीरियड दे दिया, फ्रीक्वेंसी ने दिया, तो जस्ट n के जगह में क्या लिख देंगे? 1/t लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये मेरा डेरिवेशन हो गया फॉर्मूला का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा में एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग सम्स करेंगे। देखो ये सम्स तुम लोग का स्कूल में दिया गया है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 220 हर्ट्ज है। हमको मतलब फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया है, तो हम फ्रीक्वेंसी एन से डिनोट करते हैं, जो कितना है? 220 हर्ट्ज, ठीक है।
एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। स्पीड मतलब वेलोसिटी कितना दिया है, 440 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इन अ गिवन मीडियम। हमको क्या कैलकुलेट करने, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब हम लोग जानते हैं एक रिलेशन अभी हम लोग ड्राइव किया, सिंस v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ हो गया। यहाँ से हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना, तो लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो n कहाँ आ जाएगा, v के नीचे, तो v बाई एन हो गया। v का वैल्यू दिया हुआ है 440 और n का वैल्यू दिया हुआ है 220। यहाँ से 0 0 क्या हुआ, कैंसिल, 21 जा 22 जा, तो आइए क्या 2, लेकिन यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर या मीटर। तो देखो वेलोसिटी का यूनिट में क्या था, मीटर था, तो इसमें भी मीटर आएगा, तो मीटर मेरा आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक और लेके कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। मतलब हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमको 1000 हर्ट्ज दे दिया है एंड वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर। वेवलेंथ बोला है कितना है, 50 सेंटीमीटर है। टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 500 मीटर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो कितना टाइम लेगा। तो देखो डिस्टेंस हमको दिया है, टाइम पूछा है, तो याद करो टाइम निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, टाइम निकालने का फॉर्मूला पढ़े हम लोग डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी। तो हमको डिस्टेंस तो पता है दैट इज 500 मीटर, बट वेलोसिटी तो नहीं पता है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इन दोनों के हेल्प से वेलोसिटी निकालेंगे। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ पर देखो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, यहाँ लैम्डा का यूनिट सेंटीमीटर है, दोनों एक तरह का डिस्टेंस हुआ, तो लेकिन सेम तो यूनिट होना चाहिए था, लेकिन सेम यूनिट है नहीं है। क्या करेंगे, किसी एक यूनिट में ट्रांसफर करो, सेंटीमीटर को मीटर बना, हमेशा मीटर में लेके करना है, तो 50/100 कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। 51 जा 52 जा तो आ जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है। तो देयर फोर v इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा होता है, तो n मेरा है 1000 हर्ट्ज और लैम्डा मेरा 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितना, 500 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल गया। तो देयर फोर टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमको दे दिया है 500 मीटर, और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी भी मेरा 500 है, कट गया, तो आइए मेरा 1 सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा न्यूमेरिकल्स है, इसको अच्छे से कॉपी करना, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अ सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस 20 कॉम्प्रेशन एंड 20 रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, याद करो। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये मेरा कॉम्प्रेस होता है तो यहाँ पे रेयर फैक्ट हो जाता है, फिर कॉम्प्रेस होता है तो फिर रेयर फैक्ट होता है कि नहीं। तो बोला है अ सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस 20 कॉम्प्रेशन एंड 20 रेयर फैक्शन, मतलब 20 बार कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, 20 बार रेयर फैक्ट हो रहा है। अब हम जानते हैं हर कॉम्प्रेशन के बाद एक रेयर फैक्शन, देन कॉम्प्रेशन देन रेयर फैक्शन, देन कॉम्प्रेशन देन रेयर फैक्शन, इसी तरह से होता है कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्रेशन एंड नेक्स्ट रेयर फैक्शन, एक कॉम्प्रेशन से लेकर के नेक्स्ट रेयर फैक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। एक कॉम्प्रेशन से लेकर के दूसरा रेयर फैक्शन तक का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो बताओ वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा से इसको समझो। सबसे पहले देखो एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फैक्शन होता है ना, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंप्लीटिंग वन
कॉम्प्रेशन एंड वन रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, जब भी एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन होगा, वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट, वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। तो बताओ कितना कॉम्प्रेशन हो रहा टोटल? 20 कॉम्प्रेशन, 20 रेयर फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा? सो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। देखो, एक कॉम्प्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन से एक वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा, बोलेंगे दो कॉम्प्रेशन दो रेयर फ्रैक्शन से दो वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, तो 20 कॉम्प्रेशन और 20 रेयर फ्रैक्शन से कितना वाइब्रेशन कंप्लीट होगा? 20 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन कितना है? 20। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है, और इसको होने में टाइम कितना ले रहा है? 0.2 सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है? 0.2 सेकेंड में इतना वाइब्रेशन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग पढ़े थे कि एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा वही क्या कहलाता है? बोलो तो फ्रीक्वेंसी कहलाता है ना। एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होता है वही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। देखो, इतना सेकेंड का हमको वाइब्रेशन दे दिया है, तो हम एक सेकेंड का नहीं निकाल सकते बाय यूनिट 3 मेथड। तो हम लिखेंगे इन 0.2 सेकेंड नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन कितना हो रहा है? नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। सो इन कितना सेकेंड में निकालना पड़ता है? ऑलवेज एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा वही फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इज इक्वल टू 20 बाई 0.2। 20 बाई 0.2 जो लिखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का 10 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये 2 10 जा 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। ये मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, 100 वाइब्रेशन। ठीक है, 100 वाइब्रेशन। तो हम देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज हो जाएगा। मेरा एक आंसर हो गया, हमको फ्रीक्वेंसी बोला था निकालने के लिए। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ एक बात बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्रेशन एंड नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन। मतलब एक कॉम्प्रेशन होने के बाद जो नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन आ रहा है, उन लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। अच्छा देखो, टाइम पीरियड तो इजीली निकल जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी तो निकल गया, तो क्या टाइम पीरियड नहीं निकलेगा? टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं सिंस n इज इक्वल टू 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये इधर गया, ये इधर आ गया। ठीक है, यहाँ से 1/n, n का मतलब कितना हो गया? 1/100। 1/100 का मतलब कितना हो गया? बोलो तो 1/100 का मतलब हो गया 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड हो गया। समझ में आया कि नहीं? 0.01 सेकेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला था कि सिंस डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में डिस्टेंस कितना बोला है हमको? डिस्टेंस हमको दे दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे डायग्राम से, समझो। यहाँ पे देखो, कॉम्प्रेशन और एक कॉम्प्रेशन से लेकर के नेक्स्ट कॉम्प्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को वेवलेंथ बोला जाता है। बट हमको यहाँ डिस्टेंस कॉम्प्रेशन से रेयर फ्रैक्शन का दिया है, तो जो भी डिस्टेंस दिया होगा उसको अगर हम डबल कर देंगे तो कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन का डिस्टेंस निकल जाएगा। आई रिपीट,
एक कॉम्प्रेशन से लेके दूसरा कॉम्प्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है वही वेवलेंथ कहलाता है, लेकिन हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है कॉम्प्रेशन टू रेयरफैक्शन तक का। तो इसी डिस्टेंस को अगर डबल कर देंगे तो फिर रेयरफैक्शन से कॉम्प्रेशन पहुंच जाएंगे, मतलब कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन का डिस्टेंस निकल जाएगा और मेरा वेवलेंथ भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देयरफॉर वेवलेंथ इक्वल टू 2 इंटू डबल कर देंगे 50, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना आ जाएगा 1 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा टाइम पीरियड वाला आंसर। समझ में आया कि नहीं? ये बड़ा सा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से तुम लोग को नोट डाउन करना है, समझ के अच्छे से सम्स को कॉपी करना है, सम्स को पढ़ना समझना, जैसे हम पढ़ाएं एक एक को स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी का रेंज के हिसाब से साउंड का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साउंड का जो है एक होता है मेरा ऑडिबल साउंड, एक होता है ऑडिबल साउंड, एक होता है मेरा अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, एक होता है मेरा इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, ये थ्री टाइप्स का साउंड होता है, इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। देखो ऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जिसको ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, सुन पाता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग। ऑडिबल रेंज क्या ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग का वो फ्रीक्वेंसी का रेंज बताओ कि कहाँ से कहाँ तक का वो सुन सकता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है उसके लिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, मतलब मिनिमम वो कितना सुन सकता है 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वाला आवाज को सुन सकता है, उससे कम हो गया तो सुन नहीं पाएगा। जैसे कि तुम्हारा एक ये पेन है, इसको पेन को वाइब्रेट कर रहे बट तुम लोग को कोई आवाज सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये आवाज तो प्रोड्यूस कर रहा है, एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड, बट इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग का ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग कितना होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये वाला जिस पढ़ा रहे हैं इससे बहुत क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग कराएंगे, इससे बहुत क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए अच्छा से समझ के रखना है। तो व्हाट इज द ऑडिबल रेंज एंड ऑडिबल साउंड किसको बोलते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 का मतलब मिनिमम इतना सुन सकते हैं और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं, उससे ऊपर का साउंड सुनेंगे तो कान खराब होने का चांसेस हो जाएगा। दिस इज द ऑडिबल रेंज साउंड। ठीक है, इसको ऑडिबल रेंज भी कहा जाता है, ऑडिबल रेंज। लेकिन ये ऑडिबल रेंज जो है वो किसके हिसाब से, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है। एग्जाम में वेवलेंथ के हिसाब से निकालने बोलता है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर ह्यूमन बीइंग, ऑडिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ निकालने बोलता है, तो इसी के हेल्प से निकालना पड़ता है, ये हम बाद में सिखाएंगे तुम लोग को। उसी तरह देखो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होता है, 20,000 ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, मतलब जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होगा उस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। और जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होगा लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेस होगा उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। समझ में आए कि नहीं? इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे, मतलब 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड होगा फ्रीक्वेंसी रेंज उसको हम लोग बोलेंगे ऑडिबल साउंड। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड को क्या बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। और 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंफ्रासोनिक, व्हाट इज ऑडिबल साउंड, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो बस ये फ्रीक्वेंसी रेंज बता करके ही डेफिनेशन बन जाता है। समझ में आया? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो ये एक न्यूमेरिकल है उसी से रिलेटेड जो अभी हम पढ़ाएं। क्या लिखा हुआ है? ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज। अच्छा के मतलब 1000 होता है, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो 20,000 को इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा। अभी हम लोग पढ़े ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यही चीज़ हमको गिवन क्वेश्चन में दे भी दिया है। लेकिन क्वेश्चन बोला है फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ। अब हमको रेंज ऑफ वेवलेंथ निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से बताओ कि ऑडिबल वेवलेंथ रेंज क्या होगा। मतलब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तो पता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक। ऑडिबल मीन्स जो हम लोग सुन सकते हैं, जहां से कहां तक, मिनिमम और मैक्सिमम कहां से कहां तक सुन सकते हैं। तो बताओ कि मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। और हमको गिवन दे दिया है, गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड हमको गिवन दे दिया है। ठीक है, तो और हमको बताना है कि इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग में वेवलेंथ का क्या रेंज होगा। सबसे पहले देखो ऑडिबल रेंज हमको कितना दिया हुआ है, ऑडिबल रेंज इक्वल टू 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज को हम इस तरह से लिख दें 1000 हर्ट्ज। अच्छा देखो रेंज का मीनिंग क्या हो, रेंज का मीनिंग होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया तब 20 हर्ट्ज। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो मिनिमम वेवलेंथ निकाल लेंगे। हमको वेवलेंथ का रेंज निकालना मतलब क्या, मिनिमम वेवलेंथ निकालना एंड मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम वेवलेंथ निकलेगा। कैसे? हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा होता है। एन मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया। अब वेलोसिटी मतलब 340 है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना मिनिमम 20 है। तो इससे इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम वेवलेंथ निकल जाएगा। यहाँ तो हम लिख देंगे लैम्डा एम आई एन मिनिमम, लैम्डा एम आई एन मिनिमम मतलब मिनिमम वेवलेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लैम्डा मिनिमम को हम अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 20 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो 340/20, 0 0 कैंसिल, 270 कितना आ गया 17 क्या मीटर या सेंटीमीटर आएगा, ये मीटर आएगा। कैसे? देखो वेलोसिटी का यूनिट में मीटर था तो इसमें भी मीटर आएगा। उसी तरह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेंगे। तो पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कितना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख रहे हैं कितना है 20,000 हर्ट्ज। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। तो चूँकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एन इंटू लैम्डा, लैम्डा में एम मैक्स लिख देंगे क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, वेलोसिटी की जगह में 340, एन इज इक्वल टू मेरा फ्रीक्वेंसी कितना बोलो तो अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मेरा 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज सॉरी, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स को जो है तुम सब्जेक्ट बना दो तो ये क्या होगा 20,000 हर्ट्ज नीचे आ जाएगा। तो 340/20,000, 1010 कैंसिल हो गया, 1010 कैंसिल हो गया, 217 जा 2000। ठीक है, तो देखो यहाँ से 17/1000, 17,000 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 0.017 है। तो तीन जीरो है नीचे, 3 नंबर के बाद पॉइंट, ऊपर 2 ही नंबर था तो हम एक अपने से एक नंबर 0 बढ़ा दिया, 0.017 क्या मीटर हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे देयरफॉर रेंज ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू, तो मिनिमम कितना आया था, मिनिमम आया था 17 मीटर टू, अच्छा मिनिमम देखो एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ की गलती किए हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से
मैक्सिमम वेवलेंथ निकलता है, क्योंकि दोनों में रिलेशन अपोजिट का रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो यहाँ से मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम मिनिमम वेवलेंथ निकलेगा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम गलती कर दिया, इसको हम ठीक कर ले। तुम लोग अच्छे से जो है कॉपी करना इसको, ठीक है। यहाँ मैक्स 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 होगा, यहाँ पे मिनिम मिन मिन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर मिनिमम कितना आया था बोलो तो, मिनिमम तो ये है ना, तो 0.017 मीटर टू कितना 17 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया। मेरा आंसर समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कॉपी, सब बुक में नहीं मिलेगा, तो अच्छे से समझ समझ के कॉपी करना हो। नहीं समझ में आएगा तो हमसे कॉल करके पूछ लेना है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।